एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 10th जियोग्राफी चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में बताने वाला हूं। चैप्टर का नाम है जल संसाधन, इंग्लिश में वाटर रिसोर्सेज। रिसोर्स के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ाई किया है, कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं, कहां कहां पाए जाते हैं, नवीकरणीय क्या है और नवीकरणीय क्या है, इन सभी चीजों के बारे में ऑलरेडी डिटेल से हो चुका है। अब हम ना जल संसाधन के बारे में पढ़ेंगे कि वाटर रिसोर्स क्या है, जल कितना है हमारे पृथ्वी पे, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, क्या दिक्कतें आ रही है पानी के बिना, कौन कौन सी दिक्कतें आगे आ सकती है, ये सारी चीजें इसके अंदर होगी। तो सबसे पहले स्लाइड में कहता है जल के कुछ रोचक तत्व, एक अच्छी सी कहानी है पानी के बारे में। रोचक मतलब क्या होता है? इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ वाटर। तो जो रोचक तथ्य है उसमें एक बार आप लोग जब सुनेंगे इसको तो बड़ा आश्चर्य होगा कि दुनिया में पानी की कमी नहीं है। पहले तो ये जान लीजिए दुनिया में ना पानी की कमी नहीं है, बहुत ज्यादा पानी है। वो कहते हैं ना अंधा पानी है, अंधा पानी, बहुत ज्यादा पानी है। लेकिन 96.5% जो है वो समुद्र के रूप में। ये जो पानी हमारे पृथ्वी पे है 100% अगर हम पानी की बात करेंगे तो 96.5 ऑलमोस्ट आप लगभग 97% कह सकते हो। तो इतना पानी जो है वो समुद्र के अंदर है। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी भी पानी हमारे पृथ्वी के ऊपर है वो कितने में है? 96.5%। और ये कहाँ है? समुद्र के अंदर है। 100% की अगर बात की जाए तो लगभग 97% पानी समुद्र में है। तो आप सभी को पता है कि समुद्र का पानी क्या होता है? लवणीय होता है, खरा होता है, नमक की मात्रा होती है, उसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में नहीं कर सकते हैं। ये कहां है? ज्यादातर पानी हमारे समुद्र के अंदर है। और केवल 2.5% मीठे पानी के रूप में हम इंसान और जंतुओं के पास है। सिर्फ और सिर्फ 2.5%। वो कहते हैं ना कि है तो बहुत सारा लेकिन हमारे काम का नहीं है, और जो हमारे काम का नहीं, जो राम का नहीं, वो काम का नहीं। तो यहां पे क्या है कि सिर्फ और सिर्फ 2.5% पानी है मीठे जल के रूप में, जिसका उपयोग हम पीने के लिए करते हैं, भोजन बनाने के लिए करते हैं, यहां तक कि सिंचाई के लिए भी करते हैं। अन्य जितने भी मानव और जंतु काम करते हैं वो इन्हीं 2.5% के मीठे पानी से करते हैं। भारत को वैश्विक वर्षा का लगभग 4% प्राप्त होता है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आ गया, वैश्विक वर्षा मतलब पूरे विश्व में जितनी भी वर्षा होती है, रेन जितना भी होता है, बारिश जितना भी होता है, उसका 4% भाग जो है वो भारत को प्राप्त होता है। पूरे 100% भाग में से 4% भाग भारत को प्राप्त होता है वर्षा के रूप में। अब यहां पे देखिए, अगर यहां पे प्रति व्यक्ति की अगर बात की जाए तो पानी की प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष उपलब्धता के मामले में दुनिया में 133वें स्थान पर है। 133वें स्थान पर हम हैं। मतलब कि समझ लीजिए पानी की किल्लत है हमारे यहाँ। और ये अभी आपको आगे पढ़ना भी है कि आगे आने वाले समय में, बहुत ही कम समय में 2025 तक भारत के जो बड़े बड़े महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कर्नाटक, बेंगलोर, इन सब में पानी का शॉर्टेज है। ये ऑलरेडी बात हो चुकी है, सर्वेक्षण होकर आ चुका है कि इन सब जगहों पर पानी की कमी हो जाएगी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 तक भारत के बड़े हिस्से में पानी की कमी वाले देश या क्षेत्रों में शामिल हो जाएगा। भारत के बहुत सारे ऐसे जगह हो जाएंगे जहां में पानी बिल्कुल नहीं आएगा। पानी अब खरीद के यूज करना पड़ेगा। आज जितनी परेशानियां हो रही है पानी के कारण, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पानी का ना बहुत ज्यादा दुरुपयोग किया गया है। पानी का दुरुपयोग होता है, खासकर अब वर्षा नहीं है, वर्षा सही तरीके से हो नहीं रहा है, तो पानी जो है वो फिर से पुनः निर्माण में नहीं आ रहा है। अब देखिए, एक ऐसा संसाधन जिसका निर्माण पुनः दोबारा हो सकता है, बारिश क्या है? एक नवीकरणीय संसाधन है जिसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं। बार बार बारिश होगा, बार बार वो पुनः निर्माण हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा समस्या आ रहा है कि पानी नहीं है। 2025 तक अनुमान लगाया जा रहा है कि बड़े बड़े महानगरों में पानी का शॉर्टेज हो जाएगा। हालांकि हम लोग तो अभी से देख रहे हैं कि गर्मी जब अधिक पड़ती है तो पानी का कितना किल्लत हो जाता है, पानी आती ही नहीं है, पानी का दिक्कत हो रहा है। तो जल के जो कुछ रोचक तत्व हैं, इंफॉर्मेशन है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, उसमें सबसे पहले समझ लीजिए पूरे विश्व में पानी का 100% अगर ले लें तो 96.5% जो है वो समुद्र में मिलेगा, जो हमारे किसी काम का नहीं है। खारा पानी का हम क्या करेंगे? अब खाना बहुत स्वादिष्ट बना है और वो बासी हो चुका है, तो हमारे किस काम का है? वो कोई खाएगा? नहीं खाएगा। ऐसा ही पानी के रिलेशन में है। अब 2.5% जो पानी है वही मीठा है जल, जो पूरे विश्व उसका उपयोग नहाने, धोने, खाने के लिए करता है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट थे। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है जल दुर्लभता क्या है। जल दुर्लभता से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, पानी की कमी होना
या पानी का नहीं होना। जल दुर्लभता मतलब होता है कि पानी या तो कम है या पानी नहीं है। जिस चीज की कमी जिस स्थान पे होती है उसे हम दुर्लभता कहते हैं। तो जल दुर्लभता भी एक समस्या है, लेकिन यहाँ पे आपको समस्या के बारे में आगे जानेंगे। पहले आप जल दुर्लभता के बारे में जान लीजिए कि पानी की कमी या पानी का न होना ही जल दुर्लभता कहलाता है। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए, ये तो जल के बारे में था, अगर हम आपसे पूछे कि वनस्पति दुर्लभता क्या है, इसका मतलब है वनस्पति का कम होना या वनस्पति का नहीं होना, वनस्पति दुर्लभता है। तो उसी प्रकार क्या होगा, जल दुर्लभता या तो पानी जल की कमी होना या जल का नहीं होना ही जल दुर्लभता कहलाता है। जल दुर्लभता के कारण, ठीक है, अगर हमारे पृथ्वी पे, हमारे वातावरण में, हमारे प्रकृति में, हमारे समाज में, हमारे आसपास अगर अभी के समय में जल दुर्लभता हो रहा है, जल दुर्लभता मतलब जल की कमी या जल का नहीं होना, तो इसका कमी का कारण क्या है, कॉज क्या है, किन कारणों से आज हमारे समाज में जल की दुर्लभता हो रही है, पानी की कमी हो रही है, पानी का शॉर्टेज हो रहा है। सबसे पहला, बढ़ती हुई आबादी। जिस प्रकार से आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो कोई भी इंसान या जंतु, उसे जीने के लिए तो पानी की आवश्यकता होगी ना। और पानी की आवश्यकता कहने का क्या मतलब, मीठे पानी की आवश्यकता होगी। ऐसा तो नहीं है कि वो नाला नक्कर गंदा फंदा कुछ भी पी लेगा, नहीं पिएगा ना। अगर आप सारे बच्चे बैठे हो, अगर आपको हम बोले कि आप बोलोगे प्यास लगी है, मैं जाऊंगा नीचे से बाथरूम में से वो सीवर में से एक मग पानी ला के कहूंगा लो पी लो, पियोगे? नहीं पियोगे, क्योंकि आपको तो शुद्ध पानी चाहिए। आप कोशिश करोगे कि हम किनले पिएंगे, आप कोशिश करोगे कि हम बिसलेरी पिएंगे, आप कोशिश करोगे कि हम फिल्टर वाला पानी पिएंगे। क्यों? क्योंकि वो मीठा जल हमारे स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक है। तो इसी प्रकार से, जिस प्रकार से जनसंख्या पृथ्वी पे बढ़ रही है, तो सारे लोगों को क्या चाहिए, पानी चाहिए ना। अब पानी चाहिए, इसके पीछे एक बड़ा सा सर्कल आप लगा सकते हो। जनसंख्या बढ़ी, जंगलों को काट दिया, जंगलों को काट दिया, पेड़ पौधे खत्म, पेड़ पौधे खत्म, वाष्पीकरण का समस्या, वाष्पीकरण नहीं आप कह सकते इसे वर्षा का समस्या। तो वर्षा का समस्या, पानी आएगा ही नहीं पृथ्वी पर, तो ग्राउंड लेवल वाटर हमारा कैसे बढ़ेगा, नहीं ना बढ़ेगा। वर्षा के कारण ही तो हमारा ग्राउंड लेवल वाटर बढ़ता है। और वर्षा होता है किस कारण से, पेड़ पौधों के कारण से। जो पेड़ पौधे के कारण से ही ना हमारे वातावरण का एक जो साइकिल है वो बना हुआ है, इकोसिस्टम जो है वो बना हुआ है। इसे आप ये भी कह सकते हो, जल चक्र कह सकते हो। जल चक्र आपने पहले भी पढ़ा है। तो ये जो बढ़ती हुई आबादी है, ये सब प्रथम इसके कारण में आएंगे जल दुर्लभता के। संचित क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए जंगल, जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन। अब देखिए, लोग सिंचाई के लिए ना खेतों में जब कोई फसल लगाया जाता है, गेहूं हो, मक्का हो, आलू हो, धान हो, धान में तो सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो इन क्षेत्रों को सिंचाई के लिए जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया जाता है। आप बड़ा आश्चर्य करोगे, जहां पे हमें 1 घंटे मोटर चला के पानी की कमी को पूरा हो जाना है, वहां पे लोग क्या करते हैं, मोटर को खोल के छोड़ देते हैं। पानी चल रहा है, बर्बाद हो रहा है, लोगों को क्या पता। वो तो समझते हैं अरे इसमें पैसा थोड़ी ना लगता है, ये पैसा देके थोड़ी नहीं है, चलाते रहो। अरे तुम बेवकूफ, ये क्यों नहीं समझते हो कि ये संसाधन है, हमारा धरोहर है, बचा के रखेंगे तभी आगे वाले जनरेशन इसका उपयोग कर पाएंगे। नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि जिस सिंचाई पानी को आप बर्बाद कर रहे हो सिंचाई के लिए, वो पीने के लिए आप खुद भी तरस जाओगे। तो ये सिंचाई वाले क्षेत्र में बहुत ज्यादा जल के संसाधनों का दोहन किया जाता है, क्षति पहुंचाया जाता है। बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकरण के साथ पानी की ज्यादा मांग। जिस प्रकार से लोग अब शहरों में बस रहे हैं, जंगलों को काट के शहर बनाया जा रहा है, बड़े बड़े मॉल बनाए जा रहे हैं। औद्योगिकरण का क्या मतलब, बड़े बड़े फैक्ट्री कारखाने लगाए जा रहे हैं। तो ये सब क्या धूप बत्ती से चलता है? नहीं, इन सब में बहुत ज्यादा पानी का खर्चा होता है। जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती है, जितनी बड़ी बड़ी मशीनें होती है, उनमें ज्यादा पानी का उपयोग होता है। उनको धोने के लिए, कचरा साफ करने के लिए, फैक्ट्री को धोने के लिए पानी का, उसमें मतलब और भी मशीन को ठंडा करने के लिए पानी का बहुत तरह से उपयोग होता है। तो इस तरह से, जिस तरह से शहरीकरण बढ़ रहा है, और शहरों के लोगों क्या है, शहरों के लोगों को ना एक चीज मिल गया है, वो टैप जो होता है, वो आप बेसिन वगैरह में देखते हैं ना, लगा हुआ, खोल दिया, चल रहा है, मोटर लगा हुआ है, टंकी भरा हुआ है, पानी चलाने का कोई नहीं है। गांव में लोग ना इन सब चीजों पर थोड़ा ध्यान देते हैं, क्योंकि वहां चापाकल है। इतना ही चलाते हैं जितना उनके उपयोग में होता है। यहाँ तो स्विच दबा दिया, मोटर चल रहा है, टंकी भर गया, पानी खुला हुआ है, चल रहा है, बर्बाद हो रहा है।
तो इस तरह से ना पानी का शहरीकरण में भी, शहरों में बहुत ज्यादा बर्बादी है, उद्योग में बहुत ज्यादा बर्बादी है, कारखानों में बर्बादी है, फैक्ट्रियों में बर्बादी है, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच पानी का असमान वितरण। हमारे भारत की बात कर लेते हैं, अलग अलग समाज की अगर बात करें तो एग्जाम्पल के लिए बता दूं, मैं बिहार का रहने वाला हूं, कुछ पंजाब के होंगे, कुछ राजस्थान के होंगे, कुछ उत्तर प्रदेश के होंगे। तो अब यहाँ देखिए, हमारे यहाँ जब चापाकल लगाया जाता है तो 100 फीट पे ना हमें पानी प्राप्त हो जाता है, लेकिन वही हम राजस्थान में जाएं तो वहां पे 300, 400, 500 फीट पे भी पानी प्राप्त नहीं होता है। इसका क्या मतलब? असमान वितरण है। ग्राउंड लेवल वाटर जो है कहीं पे ज्यादा और कहीं पे कम है। तो इस कारण से भी ना ये जल दुर्लभता के कारणों में अपना स्थान रखता है। उद्योगों द्वारा पानी का अत्यधिक उपयोग और क्षति, मैंने अभी भी बताया, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जो बड़े बड़े मशीन हैं, जो बड़े बड़े कारखाने हैं, ये सबसे ज्यादा पर्यावरण को भी प्रदूषित करते हैं, जल को भी प्रदूषित करते हैं। ये जल के प्रदूषण के और भी एक कारण मैं बता देता हूं कि क्या होता है कि ये सब ना अपने फैक्ट्री से निकलने वाले विषैले कचरा जो उनका जो वेस्टेज होता है वो नदियों में डाल देते हैं। आज दिल्ली के नदी की अगर बात कर लें तो कैसा महसूस होता है, यदि आप सबने देखा है उसको तो मतलब फील होता है कि ये यही वो नदी है जिसमें अगर एक डुबकी लगा लिया जाए, कोई स्वस्थ आदमी इसमें जाकर अगर एक डुबकी लगा ले तो निकलने के बाद उसे 20 से 22 बीमारियां हो जाएगी। पानी में नहाने के बाद पहला ऐसा नदी आपको देखने को मिलेगा जिसमें नहाने के बाद आके आपको बीमारी हो जाए, 20 बीमारी, 22 बीमारी। क्यों? क्योंकि पूरे दिल्ली का कचरा इसी नदी में डाल दिया गया, रंग इसका काला हो गया, इसके आसपास से आप गुजरोगे तो बदबू आएगी, महक आएगी, बहुत ही घृणा वाली, आप उसे अंदर नहीं सूंघ सकते, आप वहां से जब निकलोगे तो आप नाक बंद करके जाते हो। तो ये सब भी है। शहरी क्षेत्रों में पानी का अत्यधिक दोहन, अभी अभी मैंने बताया, शहर के लोगों को क्या है, आराम चाहिए। शहर के लोगों को काम नहीं, मशीन से सारा काम। हर घर में आपको वो कपड़ा साफ करने वाला मशीन मिलेगा, क्या कहते हैं उसको? वॉशिंग मशीन कहते हैं। हाँ, कपड़ा साफ करने वाला जो वॉशिंग मशीन है उसमें आपने देखा है कितना पानी का बर्बादी होता है। वो ऑटोमेटिक आने लगा ना, वो अपने आप पानी को खींचेगा, अपने आप पानी को फेंकेगा। जो कपड़ा हम बकेट में, डोल में एक बार में साफ करके धो के रख सकते थे, वो मशीन इसमें 5 बार खींचेगा, 5 बार पानी लेगा, अब फिर भी वो सही से साफ नहीं करता है। टैप जो अभी मैंने आपको बताया, नल की अगर बात कर ले तो लोग नल में बर्तन धो रहे हैं, कंटिन्यू चल रहा है। गांव में मैंने देखा है, मैंने ये एक्सपीरियंस है हमारा, कि मम्मी दादी लोग एक बकेट पानी लेती थी, चापाकल के पास बैठ जाती थी, पहले बर्तन को साफ करती थी, फिर उससे उस पानी को, एक डोल पानी में हो जाता था, एक बकेट पानी में पूरे घर का बर्तन साफ। यहाँ पे देखता हूं शहर में टैप खोल दिया, धो रहे हैं, साफ हो रहा है, पानी बर्बाद हो रहा है, 4 से 5 बकेट पानी बर्बाद हो गया। देखिए, जहां पे 1 बकेट का काम था वहां पे हमने कितना बकेट बर्बाद किया? 4 बकेट बर्बाद किया। पूरे दिल्ली में कितनी फैमिली है, कितना पानी बर्बाद हुआ? पूरे भारत में कितने ऐसे शहर हैं, कितना पानी बर्बाद हुआ? इस समय से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ प्रतिदिन कितना पानी बर्बाद हो रहा है, किस तरह से पानी का नुकसान किया जाए। तो ये सबसे ज्यादा ना शहरी क्षेत्रों में होता है। शहर के लोगों को ना अपने जीवन में सिर्फ एक ही चीज समझ में आता है, पैसा कमाना है, झिट झाट बूट बाट में रहना है, भले ही आगे कितना भी पॉल्यूशन फैले। अरे शहरों की बात कर लो, लोगों के पास में एक लोगों के पास 4-4 कार, 5-5 कार मिलेगा। जहां पे वो मार्केट में पैदल जा सकते हैं वहां पे भी वो कार लेके पहुंचेंगे, जाम लगाएंगे, पॉल्यूशन बढ़ाएंगे। तो ये सब क्या है? ये शहरों के चोचले हैं, ये शहर में रहने वाले लोगों के चोचले हैं कि वो पर्यावरण के साथ साथ संसाधनों का भी अत्यधिक दोहन कर रहे हैं। तो ये था जल दुर्लभता के कारण। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। औद्योगिकीकरण तथा शहरीकरण किस प्रकार से जल दुर्लभता के लिए उत्तरदायी है? अभी जिस प्रकार से औद्योगिकीकरण, बड़े बड़े फैक्ट्री, मशीन, कारखाने लग रहे हैं, इसके अलावा जो शहरीकरण हो रहा है, लोग गांवों को छोड़ के शहर में बसने आ रहे हैं, वो किस प्रकार से जल की कमी का कारण हो सकता है? प्रश्न में आ सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में तेजी से औद्योगिकीकरण हुआ। जब हमारा भारत आजाद हुआ उसके बाद भारत में बहुत तेजी से फैक्ट्रियां लगाई गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम अपने समाज का जो संरचना है, ढांचा है, आर्थिक स्थिति है, वो सिर्फ और सिर्फ औद्योगिकीकरण से सही कर सकते हैं। तो उन्होंने किया भी, बहुत तेजी से हमारा देश विकास हुआ। लेकिन तेजी से विकास होने के साथ साथ हमारे देश में
प्रदूषण भी तो फैला, जल का भी बर्बादी हुआ। आज किस हालत में हमारा देश है? आपको सुबह सुबह गूगल बताएगा कि भाई यहाँ का हवा ही बिल्कुल खराब है। दिल्ली में आप रहते हो, लाल हो गया है, रेड जोन में है। वही आप बैंगलोर जाओ साउथ की तरफ ना, आपको ग्रीन जोन मिलेगा, वहां का हवा बड़ा शुद्ध है। लेकिन दिल्ली का तो हवा, मुंबई का हवा बिल्कुल ही बेकार है। उद्योगों की बढ़ती संख्या के कारण अलवणीय जल का अत्यधिक उपयोग, जितना भी उद्योग फैक्ट्री कारखाना बढ़ रहा है, ये क्या है? अलवणीय, मीठे पानी का उपयोग करते हैं ये लोग। लवणीय मतलब होता है नमकीन, जो समुद्र में मिलता है। अलवणीय, यही 2.5% जो पानी मीठा है, उसी का उपयोग ये लोग भी करते हैं अपने फैक्ट्रियों में, कारखानों में, जिससे हमारे लिए जल दुर्लभता होती जा रही है, जल की कमी होती जा रही है। शहर में बढ़ती आबादी तथा शहरी जीवन शैली के कारण जल ऊर्जा की आवश्यकता में तीव्र वृद्धि हो रही है। अब जैसे जैसे शहरों में लोग बढ़ेंगे, जैसे जैसे लोगों की जनसंख्या बढ़ेगी, तो अब कोई बिना पानी के तो रहेगा नहीं ना, नहाएगा ही, बर्तन धोगा ही, खाना बनाएगा ही, पानी पिएगा ही। तो जिस तरह से संख्या बढ़ रही है, उस तरह से उनका खपत भी बढ़ रहा है, पानी का उपयोग भी बढ़ता जा रहा है। अगला पॉइंट हमारा कहता है शहरों तथा गांवों में जल संसाधनों का शोषण। शोषण मतलब होता है बर्बाद करना, अत्याचार करना। तो एक तरह से आप कह सकते हैं जल के ऊपर अत्याचार ही हो रहा है, शहर हो या गांव। अब तो गांव के लोगों के अंदर भी मोटर वगैरह की बीमारी आ गई है, टंकी की बीमारी आ गई है, नल की बीमारी आ गई है। ये शहर वाले लोग जब गांव जाते हैं ना, तो कोशिश करते हैं कि हमारा रहन सहन ना बिल्कुल शहरी हो। लेकिन वास्तविक बात यह है कि जब हम अपने गांव में जाएं, तो हमें बिल्कुल वहां के वातावरण में ढल के रहना चाहिए, वहां की संस्कृति में ढल के रहना चाहिए। लेकिन लोग नहीं। अब यहाँ तो समय तो ऐसा आ गया है कि जब दिल्ली, पंजाब, मुंबई से लोग अपने गांव जाते हैं, तो उनको अपना जो मातृभाषा है, जो उनका लोकल लैंग्वेज है, वो बोलने तक में शर्म आता है। वो कोशिश करते हैं इंग्लिश में दिस दैट करते रहे। इससे उनको लगता है उनकी प्रतिष्ठा में शायद वृद्धि हो सकती है। लेकिन ये गलत मानना, ये सोच गलत है। हम जिस जगह के रहने वाले हैं, जो भाषा हमारी है, वो हमारे लिए सर्वोपरि है। ठीक है, पूरे भारत में हिंदी भाषा बोली जाती है, हिंदी का तो हम भी सम्मान करते हैं, क्या कहते हैं हिंदी खराब है। लेकिन जहां से हम आते हैं, वहां अपना एक लोकल लैंग्वेज है, बचपन से हमने वही सुना, वही पढ़ा, वही देखा। तो अब हम अगर यहाँ से वहां जाके और बस इंग्लिश में और हिंदी में दिस दैट, वाईफाई, हाई साई करना शुरू कर दें, तो ये एक प्रकार का बीमारी है। आप इसे बीमारी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार का दिखावा हो जाता है। तो आज शहरों में रहने वाले लोग भी जब गांव में जाते हैं, तो वो कोशिश करते हैं मोटर लगा लें, नल लगा लें। और ये पानी के बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। जितना सुविधा होगा उतना ज्यादा बर्बादी होगा। चापाकल रहेगा, पहले कुआं था, लोग इतना ही पानी खींचते थे मेहनत करके जितना उनका उपयोग होता था। फिर चापाकल आया, थोड़ा सा बर्बादी बढ़ गया, 2-4 पंप हम ज्यादा चला देते हैं, कोई बात नहीं। अब मोटर आ गया, अब चलाने और खींचने का सिस्टम ही खत्म। अब स्विच ऑन करो, स्विच ऑन, चालू। और इस चक्कर में पानी सबसे ज्यादा बर्बाद होता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या है? एक ऐसी कंपनी जिसका उत्पादन एवं निवेश एक देश के अलावा अन्य देशों में भी होता है। उदाहरण के लिए एक ऐसी कंपनी है जो भारत में एस्टेब्लिश्ड है, भारत में है, लेकिन इसके अलावा वो चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा इत्यादि देशों में भी अपना व्यापार करता है, अपना निवेश करता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाएगी। जल विद्युत क्या है? जल को जमा करके ऊपर की ओर से नीचे की ओर बहा के, समझिएगा, जल को जमा करना है और ऊपर की ओर से नीचे की ओर बहा के यदि उससे हम विद्युत उत्पन्न करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो उसे आप जल विद्युत कहेंगे। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है नवीकरणीय संसाधन होते हुए भी जल के संरक्षण तथा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? बड़ा बढ़िया सवाल। नवीकरणीय संसाधन है जल, वाटर जो है वो नवीकरणीय है, पुनः बनाया जा सकता है, पुनः निर्माण में आएगा। लेकिन फिर भी आज इसके ऊपर इतना बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो गया है, दुर्लभता का टैग लग गया है। क्या कारण है इसके कि आज पानी का इतना ज्यादा स्कार्सिटी हो रहा है, इतनी ज्यादा दिक्कतें हो रही है। विश्व में केवल 2.5% ही ताजा जल है। आपको पता है 2.5% जो मीठा जल है, इसी का उपयोग पूरे विश्व के इंसान पीने के लिए, खाने के लिए, नहाने के लिए या अपने दैनिक जीवन में कोई भी काम होता है तो हम इसी पानी का करते हैं ना। जल संसाधनों का अति दोहन मतलब बहुत ज्यादा बर्बादी होना एक मेन कारण है कि आज नवीकरणीय संसाधन होने के बाद भी जल को दुर्लभ कहा जाता है।
दुर्लभता के कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि लोग इसकी बर्बादी बहुत ज्यादा कर रहे हैं और बढ़ती जनसंख्या के कारण अधिक मांग हो रहा है। ये बढ़ती जनसंख्या ना आपको हर एक चीज के अंदर एक प्रॉब्लम दिखाई देगा। अब लोग क्या किया जाए, लोगों को अब गलत दबा के मार तो दिया नहीं जाएगा ना। अब जनसंख्या बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, ऐसे रोका भी तो नहीं जा सकता है। 2 से 4, 4 से 8 होगा ही। तो ये बढ़ती जनसंख्या जो है ये भी एक पानी के खपत का मुख्य कारण है, क्योंकि अधिक मांग होता है, अधिक लोग अधिक पानी पिएंगे। बढ़ता शहरीकरण, जिस प्रकार से लोग गांवों से शहर में आ रहे हैं तो शहरों में पानी का खपत ज्यादा हो रहा है। औद्योगिकीकरण एक मुख्य कारण है, बड़े बड़े कारखाने, फैक्ट्री, मशीनें, इन सभी के कारण भी नवीकरणीय संसाधन होने के बाद भी आज पानी जो है उसके प्रबंधन का आवश्यकता है, बचाने की जरूरत है, उसे संभाल के रखने की जरूरत है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में जलीय कीर्तियां, जो पुराना भारत था, अशोक के सम्राट का, अशोक के समय का, चंद्रगुप्त के समय का, ये प्राचीन भारत हुआ हमारा। उस समय जल को कैसे रखते थे लोग, कैसे संयोग के रखते थे। ईसा से 1 शताब्दी पहले की बात है, ईसा मसीह से भी 1 शताब्दी पहले की बात है। इलाहाबाद, जो अभी के समय में प्रयागराज हो गया, आप सभी को पता होगा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के नाम से था, योगी जी ने नाम बदल दिया है। क्या नाम रखा? प्रयागराज रखा। इसके नजदीक ना श्रृंगबेरा में गंगा नदी के बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। समझिएगा बात को, यह जगह है प्रयागराज, जहां पे श्रृंगबेरा में गंगा नदी से जो बाढ़ आता था ना, पानी जो बाहर आ जाता था, उसे संभाल के रखने के लिए इसको एक बहुत ही अच्छा झील कह सकते हैं, तालाब कह सकते हैं, जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था, जहां पे पानी को संभाल के रखा जाता था। अभी पानी को संभाल के रख के क्या करते थे? सिंचाई में काम लेते थे। कम से कम ग्राउंड लेवल वाटर तो बचा रहेगा। बाढ़ का पानी है, सिंचाई में काम आ गया। बाढ़ का पानी है तो सिंचाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो पानी उसमें खर्च होता था वो तो बचा रहेगा, उससे हमारा जल संरक्षित रहेगा। चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर ले, चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक, उस समय क्या हुआ, इन्होंने बहुत सारी बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बहुत सारे झील बनवाए गए जहां पे पानी को संरक्षित रखा जाता था, तालाब बनवाए ताकि पानी को संरक्षित किया जा सके। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कलिंग उड़ीसा में है। याद होगा आपको कि अगर आपने अशोक सम्राट के बारे में पढ़ा होगा तो लास्ट टाइम उन्होंने कलिंग की रानी के साथ ही युद्ध किया था, लेकिन किया कहा था? उन्होंने तो कहा कि भाई हम औरतों पे हाथ नहीं उठाते। लेकिन कलिंग की रानी भी बहुत अव्वल दर्जे की थी, हिम्मत वाली थी, कही कि ठीक है अगर तू हाथ नहीं उठाता है भाई तो हम भी निहत्थे पे वार नहीं करते हैं। उन्होंने भी कहा छोड़ दिया चलो। तो वहीं से तो इन्होंने अपना धर्म चेंज कर लिया, बौद्ध धर्म अपना लिया। तो यहाँ पे नागार्जुन कोंडा जो है वो आंध्र प्रदेश में है, बेन्नूर कर्नाटक और कोल्हापुर जो है वो महाराष्ट्र में। ये उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिले हैं यहाँ पे। मतलब यहाँ पे पानियों को जमा करके रखा जाता था और बाद में इन्हीं पानियों से सिंचाई का काम, खेतों में पानी डालने का काम किया जाता था। ये बहुत पहले की बात है। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील है। अभी के समय में सबसे जो बड़ी झील है, कृत्रिम झील जो इंसानों के द्वारा बनाया गया, वो भोपाल झील है, जो लगभग 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी। 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। भोपाल झील का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है, अर्थात इंसान और मानवों के द्वारा बनाया गया झील है। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, नेचर का बनाया हुआ नहीं है, इसलिए इसे कृत्रिम कहा जाता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा कहता है बांधों से होने वाले लाभ। अब बांध मतलब डैम। अगर किसी भी तालाब, झील, नदी के ऊपर अगर डैम बनाया जाता है, बांध बनाया जाता है, तो उसे लाभ क्या है? किसी न किसी फायदे से तो सरकार इतना खर्चा करता होगा, इतना पैसा लगाता है, क्योंकि डैम मतलब ये 100-200 करोड़ वाली नहीं है, हजारों हजार करोड़ लग जाते हैं डैम बनने में। तो पहला तो है सिंचाई। बांध बनेगा तो खेतों में सिंचाई सही तरीके से हो पाएगी। विद्युत उत्पादन, अभी मैंने बताया था ना जल विद्युत के बारे में, जब पानी को रोक के ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ा के ऊपर से नीचे की तरफ गिराते हैं, उससे अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो ये है विद्युत उत्पादन के लिए भी बांध का निर्माण होता है। भारत में बहुत सारे ऐसे डैम है जहां पे विद्युत निर्माण किया जा सकता है और बनाया भी इसी पर्पज से गया है। घरेलू तथा औद्योगिक आवश्यकता हेतु जल की आपूर्ति, मतलब जो घरेलू हमारे पानी का जो उपयोग होता है या फिर किसी प्रकार के औद्योगिक कारखाने, फैक्ट्री में जो उपयोग होता है पानी के लिए, उसके लिए भी बांध का यहाँ पे निर्माण किया जाता है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है बाढ़ नियंत्रण। किसी भी झील, नदी, तालाब में क्या होता है कि पानी जैसे ही ज्यादा आता है तो आसपास के लोग जो हैं वो परेशान हो जाते हैं, गांव दह जाता है, फसलें बर्बाद हो जाती है। इसको नियंत्रित करने के लिए बांध बनाना बहुत जरूरी होता है। मनोरंजन तथा पर्यटन। अब देखिए बांध बनाने से क्या होता है,
कि बहुत सारे ऐसे बांध हैं हमारे भारत में जो लोग घूमने भी जाते हैं, पर्यटन का स्थल बन चुका है, लोग शौक से आते हैं उस बांध को देखने, वहां पे वो लोग झील के अंदर बोटिंग करते हैं, घूमते हैं। तो ये भी एक उपयुक्त माना जा सकता है कि मनोरंजन और पर्यटक के लिए भी बांधों का निर्माण किया जाता है। मत्स्य पालन, मत्स्य मतलब होता है मछली, मछली के पालने के लिए, अब आपको पता है मछली खाने वाले लोगों के लिए मछली ऊपर से तो बरसता नहीं है, उसका भी पाला जाता है उसको नीचे। तो झील, नदी, तालाब के किनारे बांध बना के वाटर को, पानी को कलेक्ट किया जाता है, एकत्र किया जाता है, उसमें मत्स्य पालन किया जाता है, मछलियों को पाला जाता है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के उद्देश्य, अलग अलग प्रकार के उद्देश्य के कारण जिस नदी घाटी परियोजना बनाई जाती है उसका उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया जाता है। तो जल विद्युत उत्पादन, सेम कंडीशन है लगभग बांध बनाने में और ये बहुउद्देशीय परियोजना बनाने। बहुउद्देशीय परियोजना में भी बांध सबसे ऊपर ही आता है। तो उसमें क्या होता है, जल विद्युत का उत्पादन होता है, पानी से जल विद्युत का निर्माण किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। सिंचाई के लिए भी तो उपयुक्त है, अगर आप परियोजनाएं बनाते हो, डैम बनाते हो, पानी को एकत्र करते हो तो इससे आप सिंचाई कर सकते हो। घरेलू एवं औद्योगिक जल आपूर्ति इसी कारण से होता है कि घरेलू और जल, घरेलू में जो शहरों में लोग रहते हैं, गांव में लोग रहते हैं, उनके घरों में उपयोग होने वाला पानी यहां से पूर्ति हो सकता है। नौचालन एवं पर्यटन, यहाँ पे मैंने पिछले स्लाइड में बताया था, नावों को लोग चलाते हैं, घूमते हैं पानी में जाके, झील में जाके पैरों वाला नाव चला के घूमते हैं, तो वो एंजॉय का एक मोमेंट होता है, पर्यटन का भी स्थान हो सकता है। बाढ़ नियंत्रण है और मछली पालन है। तो ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के उद्देश्य में भी सेम सारी चीजें वही आती है। अगला टॉपिक हमारा कहता है नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो देखिए, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध निर्माण हो रहा था, उसका विरोध किया गया था। तो ये आंदोलन बेसिकली क्या था कि वहां के जो लोग थे, जो वहां के निवासी थे, उनको ना वहां से जाना पड़ता, क्योंकि जिस तरह से डैम बनता तो उस आसपास में पूरा एरिया जलमग्न हो जाता और वो लोग कहां जाते। तो उन लोगों ने इसके खिलाफ आंदोलन किया। नर्मदा बचाओ आंदोलन से जाना गया, इसका नाम रखा गया नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध निर्माण के विरोध में था ये आंदोलन। दूसरा था कि आंदोलन जो था वो गैर सरकारी संगठन एनजीओ द्वारा संचालित था, मतलब सरकारी संगठनों द्वारा नहीं, लोग जो गैर सरकारी थे, जो एनजीओ के तहत थे, उन लोगों ने इनमें मदद किया। इसमें क्या था कि जनजातीय लोग, किसान, पर्यावरणविदों और मानवाधिकारकर्ताओं का सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में लामबंद होना। ये जितने भी लोग थे, किसान हो गए, जनजातीय लोग, वहां के जो लोग थे, पर्यावरणविद जो पर्यावरण के हित में हितैषी होते हैं वो सोचने वाले, और इसके अलावा मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने कहा कि लामबंद होने का मतलब होता है कि युद्ध की तैयारी कर लिया, उनसे लड़ने के लिए, सरकार से लड़ने के लिए पूरी तैयारी कर लिया, ताकि यहाँ के लोगों का जीवन बेकार न हो पाए। आरंभ में यह आंदोलन जंगलों में बांध के पानी में डूबने के मुद्दे पर केंद्रित था। उन लोगों का मानना था कि भाई यहाँ पे बांध नहीं बनेगा, ये तो पूरा जलमग्न हो जाएगा, पूरा पानी से भर जाएगा, हम लोग का घर डूब जाएगा, जंगल डूब जाएगा, खेत खलियान, हमारा कल्चर खत्म हो जाएगा। लेकिन बाद में ये मुद्दा बदल गया। बाद में इसका लक्ष्य जो है वो विस्थापितों का पुनर्निवास करना होगा, मतलब वहां से जो लोग हटते उनके लिए दूसरा जगह बनाओ, घर बनाओ, उनको सुरक्षित एक स्थान दो जहां पे वो अपना निवास स्थान बना सके। क्योंकि देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन के, नर्मदा जो बांध बन रहा था उस बांध का नाम था सरदार सरोवर बांध। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इस एरिया में जितने भी लोग रहने वाले थे, अगर वहां पे बांध बन जाता तो पानी पानी हो जाता, तो पानी में तो रहेंगे नहीं, मछली थोड़ी ना, उनको वहां से अलग ले जाके एक दूसरा सोसाइटी बना के देना, घर बनवाना, उनके जीवन को सुरक्षित करना। बाद में यह मुद्दा जो है इसी पे बदल गया था। पहले तो इन लोगों ने कहा कि नहीं, हम यहाँ बनने ही नहीं देंगे, लेकिन बाद में बहुत ज्यादा दिक्कतें आई तो इन्होंने कहा कि हम लोग का घर भाई चाहिए, पुनर्स्थापना दो, क्योंकि ये विस्थापित जो थे उनको पुनर्वास मतलब घर देना यहाँ पे इंपॉर्टेंट मुद्दा बन गया था। अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है वर्षा जल संचयन की विधियां। अगर बारिश से जो पानी नीचे आती है उसको संचित कैसे कर सकते हैं, कैसे स्टोर कर सकते हैं, कैसे भंडारित कर सकते हैं। तो पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों ने कृषि के लिए गुल और कुल जैसी वाहिकाएं बनाई है। गुल और कुल एक कूप होता है, तालाब जैसा होता है, झील जैसा होता है, जिसमें पानी को जमा किया जाता है। पश्चिमी हिमालय में गुल और कुल जैसी वाहिकाएं बनाई, पहाड़ी लोगों ने बनाया, क्योंकि पहाड़ पर पानी कहाँ टिकता, पहाड़ पर तो पानी ऊपर से सीधा नीचे की तरफ आ जाता है, इसलिए गुल और कुल जो है इसका निर्माण किया गया ताकि पानी को स्टोर किया जाए।
पश्चिम बंगाल में बाढ़ के दौरान बाढ़ जलवाहिका बनाते हैं। पश्चिम बंगाल में जब बाढ़ आती है तो बाढ़ जलवाहिका मतलब उन्हीं बाढ़ों के पानी को संचित करना, स्टोर करना, ताकि बाद में उसका उपयोग हो सके। तो ये कहां होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। राजस्थान में तो आपको पता है पानी की कमी है, शुष्क है, तो अगर बारिश होती है तो इन क्षेत्रों में क्या कहते हैं, ये बरसाती भंडार संरचनाओं में परिवर्तित किया गया कि बारिश के पानी को कैसे स्टोर करके रखना है ताकि आगे आने वाले समय में सिंचाई भी हो, पीने के काम भी आए, पशुओं के लिए भी हो। तो ये सारी चीजों के लिए इन्होंने यहाँ पे बरसाती भंडार संरचनाओं का निर्माण किया है। कहां पे? राजस्थान के साइड, क्योंकि वहां पे बारिश तो ऐसे भी बहुत कम होती है और शुष्क है, गर्म जगह है। शुष्क तथा अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढों का निर्माण होता है। बहुत जगह पर बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए जाते हैं जहां पे पानी जमा होता है और बाद में आपने खेती वाले जगहों पे देखा होगा कि बड़े बड़े गड्ढों में जब पानी जमा हो जाता है तो उससे लोग मोटर लगा के अपने खेतों में डालते हैं, जिससे उनका सिंचाई का काम हो जाता है। छत पर वर्षा जल संचयन करते हैं, बड़े बड़े टंकी वगैरह बना लेते हैं, उसमें अपना पानी भर जाता है तो उससे बाद में अपना नॉर्मल जो सिंचाई वगैरह का काम है वो भी करते रहते हैं। बीकानेर, फलौदी और बाड़मेर में पीने हेतु भूमिगत टैंक या टाका। बीकानेर, फलौदी और बाड़मेर में पीने हेतु भूमिगत पानी को टैंक या टांका, ये एक प्रकार का टंकी जैसा होता है जिसमें इनको सुरक्षित रखा जाता है ताकि ये बाद में इसको पीने के उपयोग में ला सके। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। भारत देश में जल के अभाव बढ़ने का क्या कारण? अगर भारत में पानी की कमी हो रही है, पानी दुर्लभता की ओर जा रहा है, तो इसके क्या कारण है? तो भारत मानसूनी जलवायु का देश है। यहाँ पे मानसून के हिसाब से बारिश होती है, तो कभी कभी क्या होता है, मानसून में देरी हो जाती है, कभी कभी मानसून बिल्कुल सही तरीके से आता ही नहीं, बारिश ही नहीं होता, और बारिश नहीं होता है तो ग्राउंड लेवल वाटर जो है उसकी कमी हो जाती है। कई बार मानसून ना आने से जल की कमी बढ़ रही है। तो ये मैंने अभी बताया कि मानसून का आना जाना ये तो मानसून के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि भारत मानसूनी देश है। सिंचाई के जल की मांग में तीव्र वृद्धि होती जा रही है, लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, खेती बढ़ रही है। अब खेती बढ़ रही है तो पानी अधिक चाहिए सिंचाई के लिए, तो ये भी एक मुख्य कारण है कि भारत में ग्राउंड लेवल वाटर जो है वो कम होता जा रहा है। औद्योगिक क्रियाओं के कारण भूमिगत जल स्तर का गिरना, जितनी भी फैक्ट्रियां खुल रही है, कारखाने खुल रहे हैं, इसके कारण भी ग्राउंड लेवल वाटर की कमी होती जा रही है। शहरीकरण की गति में वृद्धि के कारण जल संसाधनों पर बढ़ता दबाव, ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर लिया है कि जिस तरह से लोग गांव छोड़ के शहरों में आ रहे हैं, शहर में लोगों की संख्या बढ़ रही है, तो इस कारण से क्या हो रहा है कि शहर में पानी की मांग भी बढ़ रही है और अब पहले की तरह बारिश हो नहीं रहा कि ग्राउंड लेवल वाटर मेंटेन हो सके। तो ये सब प्रमुख कारण है कि हमारे भारत में भी अब पानी की कमी हो रही है। बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के कारण जनसंख्या जनसंख्या जनसंख्या, हर चीज में सबसे जो दिक्कतें उत्पन्न हो रही है वो बढ़ती हुई जनसंख्या है। कैसे रोक लगेगा? लगता है एक बार फिर से इमरजेंसी लगाना पड़ेगा। इमरजेंसी लगा के जबरदस्ती आदमी सबको लेके जाएगा कैंप में, नसबंदी कर देगा, 2-4 साल तक एकदम जनसंख्या मेंटेन हो जाएगा। तो ये बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी जल ज्यादा उपयोगी होता है, ज्यादा उपयोग में लाया जाता है। इस कारण से भारत में जल की कमी होती जा रही है। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अत्यधिक सिंचाई के नकारात्मक प्रभाव क्या है? ज्यादा मिट्टी में सिंचाई करना भी कभी कभी खराबी कर देता है। क्या है कि अगर आप सिंचाई की जो मात्रा है वो पानी में बढ़ा देते हो, नमी ज्यादा बढ़ा देते हो, तो इससे मिट्टी में लवणीकरण जैसे बड़ी पारिस्थितिकी परिणाम हो सकते हैं। मिट्टी आपका खराब हो जाएगा, उसकी उर्वरक क्षमता खराब हो जाएगी, उसे उपजाने की क्षमता खत्म हो जाएगी। इससे मिट्टी की उर्वरता में कमी आती है और इससे समाज में पानी की कमी हो जाती है। अधिक सिंचाई करना, गांव में आप अगर खेती देखे होंगे तो वहां पे देखते हैं कि बोरिंग होता है, पंपिंग सेट होता है, मोटर लगा होता है गड्ढे के अंदर, उससे पाइप लगा होता है, खेत में पानी खोल के लोग छोड़ देते हैं और घंटे के हिसाब से वहां पे होता है कि 60 रुपए 1 घंटे का। अब कंटिन्यू खेत में पानी चल रहा है, मोटर चल रहा है, पूरा खेत लबालब हो गया। तो ये क्या हो गया? ये ज्यादा सिंचाई हो गई। इसीलिए सिंचाई करने के लिए कई सारे साधन भी अभी आ चुके हैं, जिसे छिड़काव तंत्र कहते हैं, जो पानी को छिड़काव करके, अब इतनी चीजें दो ना, पानी जितना उसको जरूरत है, एक्स्ट्रा पानी देने की क्या जरूरत है? इससे तो खराबी हो रहा है, हमारे मिट्टी की उर्वरता में कमी आ रही है, उसकी क्षमता में कमी आ रही है, पानी की कमी हो रही है, पारिस्थितिकी में कमी हो रही है। तो ये सारी चीजें थी अत्यधिक सिंचाई के नकारात्मक प्रभाव के अंदर। यहाँ पे आपका चैप्टर हो गया समाप्त। आशा करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।